हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का किरोशा एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो अगेन यहाँ पे ओबीजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जल्दी से आप लोग सभी क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा और क्लास को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे कि द क्वेश्चन इज द नोजिया एंड वॉमिटिंग कॉमनली एक्सपीरियंस्ड बाय मेनी वुमन ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज एन अडाप्टेशन ऑफ द इंक्रीज लेवल ऑफ। किसके लेवल के बढ़ने की वजह से आपको ये नोजिया वॉमिटिंग जो होता है वो देखने को मिलता है। तो आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। तो देखिए, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि 8 से 12 वीक का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है, इसके अंदर सिंशियोट्रोफोब्लास्ट जो रहता है, ठीक है, प्लेसेंटा से, तो वहां से एचसीजी जो ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो रहता है उसका लेवल बहुत ही हाई और पिक लेवल रहता है, जो कि बहुत क्रूशियल है, वो रहना भी जरूरी है। तो वो क्या करता है, ब्रेन में जो नोजिया वोमिटिंग सेंटर है उसको स्टिमुलेट करता है, तो जिसकी वजह से उसमें नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। नेक्स्ट है मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी इज ड्यू टू। चलिए आंसर करिएगा। अर्ली प्रेगनेंसी यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मॉर्निंग सिकनेस जो होती है उसका रीजन क्या है। अगेन ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। चलिए सभी आंसर करना। मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी क्यों होता है, अभी हमने बात की मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, वही वो बात हो गई, ठीक है। तो वो सिचुएशन क्यों होती है, एसिडिटी की वजह से होता है? नहीं। प्रोजेस्टेरोन एक्यूरेट आंसर नहीं है, एक्यूरेट आंसर होगा इंक्रीज एचसीजी हार्मोन। और याद रखिए एचसीजी हार्मोन जो रहता है ह्यूमन कॉरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, उसका लेवल हाई अप रहता है और उसी के हिसाब से फिर प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो रहता है वो भी अप रहता है पूरी प्रेगनेंसी में, जो कि प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है मॉर्निंग सिकनेस यूजुअली डिसअपीयर बाय द एंड ऑफ। कब डिसअपीयर हो जाती है मॉर्निंग सिकनेस, पूछा गया है, आंसर करिएगा। चलिए आंसर करिएगा क्या करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। मॉर्निंग सिकनेस यूजुअली डिसअपीयर बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ या फोर्थ मंथ। चलिए आंसर करिएगा। तो आप सभी को पता है मॉर्निंग सिकनेस स्टार्ट होता है अप्रोक्स 4 to 6 वीक के आसपास स्टार्ट होगा, ठीक है। स्टार्ट कब होगा पूछा जाए तो याद रखना है उसके बाद में ये इसके पीक लेवल पे होता है जब ये 8 से 12 वीक की प्रेगनेंसी होती है तब। उसके बाद में धीरे धीरे ये क्या होता है, सबसाइड होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे फिर एचसीजी हार्मोन का लेवल जो रहता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद में डिक्लाइन होना शुरू होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका, सॉरी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, 3 मंथ, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, the nausea, the nurse is teaching a pregnant client about the morning sickness in pregnancy. Which of the following sign and symptom would indicate a need for further education? क्या फर्दर एजुकेशन की जरूरत रहेगी? विजुअल डिस्टर्बेंस, रैपिड वेट गेन, जनरलाइज्ड और फेशियल एडिमा, प्रेजेंस ऑफ इरेगुलर एंड पेनफुल कंट्रैक्शन। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। क्लास को एक बार शेयर करना है और ओबीजी के अगर जिसने भी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी एक बार जाके देख लीजिएगा। कंप्लीट ओबीजी के एमसीक्यूज हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको जो है वो एमसीक्यू के लिए कहीं और बुक या वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। सब कुछ यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट कवर अप हो जाएगा। अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो फिर आपके लिए ये एमसीक्यू बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए पूछा क्या गया है कि द नर्स इज टीचिंग अ प्रेग्नेंट क्लाइंट अबाउट द मॉर्निंग सिकनेस इन प्रेगनेंसी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम वुड नीड इंडिकेट अ नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पूछा ये गया है कि फर्दर इंस्ट्रक्शन और देने की जरूरत है, वैसा स्टेटमेंट कौन सा होता है। तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ इरेगुलर एंड पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। क्या रहेगा, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे विजुअल डिस्टर्बेंस, रैपिड वेट गेन, जनरलाइज्ड और फेशियल एडिमा यहाँ नहीं होगा। यहाँ पे डी जो होता है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरह।
क्योंकि ये नॉर्मल है प्रेगनेंसी के टाइम पे। बाकी के जो चीजें होती हैं वो एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया, उसमें आपको जनरली देखने को मिलती है, जो कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंदर हम इसको इंक्लूड करते हैं, ये आपको भी पता है। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर अ प्रेग्नेंट वुमन कंप्लेन ऑफ फ्रीक्वेंट नोजिया वॉमिटिंग, द नर्स टीच द वुमन बेस्ट टू रिड्यूस दिस बाय। कैसे आप रिड्यूस कर सकते हो नोजिया वॉमिटिंग को? ये कई बार आपने प्रैक्टिकली भी देखा है, अगर आपने कहीं पे हॉस्पिटल में वगैरह काम करते हैं हम, तो ये नॉर्मली चीजें हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, इसीलिए वॉमिटिंग नोजिया होता है, इसलिए कम खाना चाहिए, लेकिन आप फ्रिक्वेंटली खा सकते हो। दिन में 2 बार खाते हो, 3 से 4 बार खाओ, लेकिन स्मॉल अमाउंट में खाना है। क्लियर है। तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर रहेगा। ईटिंग अ बटर ऐसा भी नहीं है, टेकिंग स्मॉल सिप ऑफ सोडा बिल्कुल नहीं, ड्रिंकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ टी भी नहीं, टी तो और भी ज्यादा नोजिया वॉमिटिंग को है ना ज्यादा हो सकता है इसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट है द सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विच हैज डिलीटेरियस इफेक्ट ऑन मदर्स हेल्थ इज कॉल्ड कोरिया ग्रेविडम, मॉर्निंग सिकनेस, एमएसिस ग्रेविडम या हाइपर एमएसिस ग्रेविडम। आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा? क्लास को शेयर करना है और साथ में आंसर भी करना है। चलिए आंसर करिएगा। पूछा गया है कि द सीवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग यानी कि परसिस्टेंट वॉमिटिंग, किसी में क्या होता है, ज्यादा वॉमिटिंग हो जाती है। क्लियर है। हार्मोन के ज्यादा या फिर इम्बैलेंस की वजह से क्या होता है, एक्सेसिव वॉमिटिंग होना शुरू होता है। एक्सेसिव वॉमिटिंग होगा तो वॉमिटिंग के थ्रू ज्यादा हो जाएगा तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, वेट लॉस होगा, और ये मैटरनल हेल्थ के लिए सही नहीं है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपर एमेसिस ग्रेविडम इसको बोला जाता है। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज हाइपर एमेसिस ग्रेविडम? अभी हमने बताया हाइपर एमेसिस ग्रेविडम क्या होता है। आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा? अनकंट्रोलेबल परसिस्टेंट वॉमिटिंग होना प्रेगनेंसी के टाइम पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बट मॉर्निंग सिकनेस के अलावा वॉमिटिंग, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपर एमेसिस ग्रेविडम, जिससे इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा, और ये मैटरनल हेल्थ के लिए बेटर ऑप्शन नहीं होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, एक्सेसिव वॉमिटिंग। ठीक है, मॉर्निंग सिकनेस नहीं, वॉमिटिंग होती है वो बोला जाता है। नेक्स्ट वन, hyperemesis gravidum start before 26 week of pregnancy, 24 week of pregnancy, 22 week of pregnancy या 20 week of pregnancy। hyperemesis gravidum जो है, एक्सेसिव अनकंट्रोलेबल वॉमिटिंग जो है, वो कब स्टार्ट होता है ये पूछा गया है। तो आप आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा? तो अभी हमने पढ़ा, थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि एचसीजी जो हार्मोन है, ठीक है, उसका पीक लेवल रहता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऑलमोस्ट, तो इसकी वजह से नोजिया वॉमिटिंग ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर को मैच करता हुआ ऑप्शन कौन सा है, डी। बाकी के जो ऑप्शन है वो ज्यादा फिर ट्राइमेस्टर धीरे धीरे बढ़ता है, तो ये नहीं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज्यादा होता है। नेक्स्ट, ए वुमन इज एडमिटेड विद डायग्नोसिस ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडम, the nurse recognize which of this sign as a late feature of this condition। यानी कि अगर एक्सेसिव हाइपरेमेसिस ग्रेविडम हो ही रहा है तो लास्ट में लेट में सिम्टम क्या देखने को मिल सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा? चलिए चलिए आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा? यस, आंसर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है आपको कि लेट सिम्टम, देखिए अर्ली में तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो सकता है, ठीक है, ये सारी चीजें होती है, लेकिन अगर हम लेट सिम्टम की बात करें
तो ज्यादा एक्सेसिव वॉमिटिंग होने की वजह से मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हो जाएगा और इसकी वजह से क्या होता है कि उस लेडी में फर्दर जॉइंडिस होने के चांसेस जो रहते हैं वो ज्यादा रहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग की वजह से ये चीज जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज जॉइंटिस। नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे जीएमसी उधमपुर और जेकेएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए जो है कोर्स और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर, डाउनलोड कर दीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना है आपको। और नॉट सेट 11 आपका टारगेट है, ठीक है। नॉट सेट 11 के लिए भी थियोरी कोर्स, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पे। तो जाइए और अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए अभी से। बाकी लाइव क्लासेस के लिए आप इस चैनल को हमारे फॉलो कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्क फैक्टर फॉर हाइपर एमेसिस ग्रेविडम इन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट, पूछा एक्सेप्ट फैमिली हिस्ट्री, मल्टीपल प्रेगनेंसी, मोलार प्रेगनेंसी या मल्टी ग्रेविडा वुमन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरेमेसिस ग्रेविडम इन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट पूछा है, अपवाद पूछा है। आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर रहेगा? तो देखिए हाइपरेमेसिस ग्रेविडम यानी कि एक्सेसिव वॉमिटिंग वाला जो इश्यू है वो प्राइमी ग्रेविडा में ज्यादा देखने को मिलता है। क्लियर है? एज के हिसाब से भी एंड एज ग्रुप भी इसके डिपेंड करता है। प्लस इसमें क्या होता है, और मोलार प्रेगनेंसी ड्यू टू हायर एचसीजी लेवल भी इसके अंदर ज्यादा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या रहता है? मल्टी ग्रेविडा जो वुमन है उसमें कम, मोलार प्रेगनेंसी में एचसीजी का लेवल कंसिस्टेंसी बढ़ता है, ज्यादा रहता है। क्लियर है? सॉरी, हाँ। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी नहीं, मल्टी ग्रेविडा यानी कि ऐसी वुमन जो एक दो से ज्यादा बार मां बन चुकी है, तो उस हिसाब से फिर उसमें एज भी ज्यादा होगी जिसकी वजह से एचसीजी का लेवल जो रहता है वो कम रहता है। तो मल्टी ग्रेविडा वुमन, मल्टीपल प्रेगनेंसी नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी बोला गया है तो फर्दर लेबर का प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ है, वायबिलिटी को क्रॉस किया है कि नहीं, ये नहीं पता है। इसीलिए इन सभी में एचसीजी का लेवल नॉर्मली बढ़ता है, लेकिन इसमें मल्टी ग्रेविडा वुमन है तो उसमें कम रहेगा, इसीलिए ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडम। कौन सा कॉम्प्लिकेशन एक्सेसिव अनकंट्रोलेबल वॉमिटिंग की वजह से देखने को मिल सकता है? आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा? तो देखिए कोई भी चीज अगर फिजिकली होती है, लंबे टाइम तक चलती है, तो कहीं ना कहीं वो न्यूरोलॉजिकली इफेक्ट जरूर डालती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज है कि वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडम तो इंक्रीज वॉमिटिंग, ये तो होता ही है, डिहाइड्रेशन होता है, लो बीपी, ये कोई इतने खास कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन कोरसकॉप साइकोसिस यानी कि विटामिन बी 1 या थायमीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, और जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं पर्टिकुलर पर्सन के अंदर। ठीक है, वर्निक्स एंड किफेलोपैथी भी इससे देखने को मिलता है। एंड कैन उसके उसमें क्या होता है, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट होते हैं। ऐसी सिचुएशन में एक्सेसिव वॉमिटिंग लगातार हो रही है तो उसमें विटामिन बी 1 थायमीन की डेफिशिएंसी से कोरसकॉप साइकोसिस होता है, और फर्दर ये वर्निक्स एंड केफेलोपैथी भी करता है जिसमें कॉग्निटिव इंपेयरमेंट देखने को मिलते हैं। क्या हो सकता है? वर्निक्स एंड केफेलोपैथी, ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो सकता है? कॉग्निटिव इंपेयरमेंट। कॉग्निटिव इंपेयरमेंट का मतलब होता है कि सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। एक क्लाइंट कंफ्यूज ज्यादा रहेगा, ये सारी सिचुएशन होती है। ए क्लाइंट इन द 30th वीक ऑफ pregnancy develop hyperemesis gravidum, which of the following laboratory finding indicate the need for intervention? आंसर करिएगा। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.010, सीरम सोडियम ऑफ 1.40 मिलीइक्विवेलेंट पर लीटर, प्रेजेंस ऑफ कीटोन इन यूरिन, या सीरम पोटेशियम 4.0 मिलीइक्विवेलेंट पर लीटर। आंसर करेंगे, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा? चलिए
आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। एक क्लाइंट 13 वीक प्रेग्नेंट है और उसमें हाइपर एमेसिस ग्रेविडम हो रहा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज्यादा होता है, एक्सेसिव अनकंट्रोलेबल वॉमिटिंग हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी फाइंडिंग इंडिकेट द नीड फॉर फर्दर इंटरवेंशन की हमें जरूरत है, ऐसा लेबोरेटरी फाइंडिंग कौन सा होगा, ऐसा पूछा गया है। तो आंसर करिएगा क्या राइट आंसर ही रहेगा। तो देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हाइपरेमेसिस ग्रेविडम एक्सेसिव वॉमिटिंग होगी अगर, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होगा, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होंगे, डिहाइड्रेशन होगा। तो इन सारी चीजों की वजह से क्या होता है कि यूरिन के अंदर कीटोन बॉडी जो नॉन फैट से कार्ब्स बनता है, ठीक है, तो वो कीटोन बॉडी बनते हैं फिर। तो यही कीटोन बॉडी जो रहता है वो यूरिन में भी प्रेजेंट रहता है। क्लियर है, स्टारवेशन की वजह से ये चीज आपको देखने को मिलती है। क्लियर है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि फैट का ब्रेकडाउन होता है एनर्जी के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट तो लॉस हो गए हैं, तो जिसकी वजह से फैट का ब्रेकडाउन तो करना ही पड़ेगा, बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, और फैट जब ब्रेकडाउन करेगा तो कीटोन बॉडी बनते हैं, और ये कीटोन बॉडी यूरिन में भी आते हैं, तो कीटोन यूरिया आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सी यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है, फर्दर इंटरवेंशन की यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आंसर करिएगा क्या राइट आंसर। दूसरी वैल्यू जो रहती है वो इस चीज को इंडिकेट नहीं करती है, इसीलिए हमने उसका आंसर ये चूज किया है। क्लियर है, ये आप क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, एट व्हाट स्टेज फीटस इज वायबल एट इंटरनेशनल लेवल। आंसर करिएगा वायबिलिटी किसको बोलते हैं, ये पूछा गया है। तो लीगली अब जो है वो वायबिलिटी 24 वीक के बाद मानी गई है एज पर WHO। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे राइट आंसर, अब ये तो 28 है, ज्यादा हो जाएगा, 18 भी ज्यादा है, 16, तो 20 पहले जो था वो वायबिलिटी यानी कि कब तक लीगली अनवांटेड प्रेगनेंसी में अबॉर्शन कर सकते हैं, ऐसी सिचुएशन बिफोर 20 वीक था, लेकिन अब उसको 24 वीक कर दिया गया है। तो हम एवरेज उसको 20 से 24 वीक तक मान सकते हैं कि 24 वीक के बाद जो प्रेगनेंसी होती है विच इज वायबल होती है, उससे पहले अगर कोई कपल है या कोई लेडी है अबॉर्ट करवाना चाहती है तो वो करवा सकती है लीगली। ठीक है, तो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर रहेगा, बिकॉज ये बाकी जो रहेगा बियॉन्ड 24 वीक इज द करेक्ट आंसर फॉर वायबिलिटी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, द एक्सपल्जन ऑफ एन एम्ब्रियो और फीटस बिफोर इट इज वायबल इज कॉल्ड सर्जिकल अबॉर्शन, अबॉर्शन, मिसकैरेज या मेडिकल अबॉर्शन। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। द एक्सपल्जन ऑफ एम्ब्रियो और फीटस बिफोर इट इज वायबल इज कॉल्ड, अभी मैंने बताया वायबिलिटी, एक तो एज पर WHO वायबिलिटी अगर हम बोले तो अब पहले 20 था, अब 24 वीक हो गया, 24 वीक से बियॉन्ड प्रेगनेंसी, फीटस का वेट जो है वो 500 ग्राम से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो वो वायबिलिटी होता है। लेकिन अगर इससे कम है, ठीक है, तो वो चाहे अगर कोई कपल तो अबॉर्ट करा सकते हैं बच्चे को, अनवांटेड प्रेगनेंसी है या कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी वगैरह सिचुएशन है तो। क्लियर है, तो इसको हम एबॉर्शन बोलेंगे, सर्जिकल एबॉर्शन नहीं बोलेंगे। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट है द मोस्ट, बाकी की चीजें भी हम लोग बैक टू बैक पढ़ने वाले हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एबॉर्शन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है एबॉर्शन का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, ट्रॉमा, मैटरनल डिजीज या फिर RTI। चलिए आंसर करिएगा मोस्ट कॉमन रीजन। तो देखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 50% जो एबॉर्शन का कारण होता है वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर की अगर हम बात करें तो किसी भी तरह का जैसे मुलेरियन फ्यूजन डिफेक्ट है या फिर और सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस होता है किसी में, ठीक है, फिर स्टिचेस लेते हैं, आपको पता होगा, तो ऐसी सिचुएशन होती है तब सेकंड ट्राइमेस्टर में एबॉर्शन होता है। बाकी 50% क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से होता है। और इसी का पता लगाने के लिए क्वाड्रिपल, डबल मार्कर, AFP हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, वो टेस्ट करवाए जाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है ए क्लिनिकल एंटिटी वेयर द प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन हैज स्टार्टेड बट हैज नॉट प्रोग्रेस्ड टू अ स्टेट फ्रॉम विच रिकवरी इज इम्पॉसिबल इज। आंसर करिएगा कि क्लिनिकल एंटिटी वेयर द प्रोसेस ऑफ एबॉर्शन स्टार्ट हो चुका है बट प्रोग्रेस्ड नहीं है टू अ स्टेट फ्रॉम विच रिकवरी इज इम्पॉसिबल, स्पॉन्टेनियस, थ्रेटेंड, इनएविटेबल या मिस्ड एबॉर्शन। आंसर करिएगा। टाइप ऑफ एबॉर्शन बहुत ही अच्छा टॉपिक यहाँ पे आ चुका है, आंसर करिएगा। चलिए आंसर करिएगा। तो थ्रिएटेंट एबॉर्शन एक ऐसा एबॉर्शन होता है, जैसा कि यहाँ पे पूछा गया है, वहां पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है, वजाइनल ब्लीडिंग, लेकिन ये ऐसा एबॉर्शन है जहां पर सर्वाइकल ओस क्या रहती है, क्लोज। सर्विक्स क्या होता है, सर्विक्स और सर्वाइकल ओस जो है वो क्या रहेगी यहाँ पे, क्लोज। सर्विक्स क्लोज रहेगा तो स्टिल फीटस वायबल, ठीक है, और प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो सकती है। तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन में जितना भी प्रोडक्ट होता है वायबल, वो प्रोडक्ट जो रहता है वजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो यहाँ पे नहीं होगा, स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। इनएविटेबल एबॉर्शन में भी आधा जो एबॉर्शन का प्रोसेस तो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट या फिर कुछ चीजें जो रहती हैं वो अंदर रह जाती है, जिसकी वजह से डीएनसी वगैरह करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में मिस्ड एबॉर्शन में 8 वीक से ज्यादा फीटस जो रहता है वो डाई हो जाता है, फीटल हार्ट रेट नहीं आती है, मूवमेंट्स नहीं आते, कुछ भी नहीं होता है। और फिर अगर लेट मतलब मिस्ड का मतलब होता है कि ऐसा एबॉर्शन जो पता ना चले, वैसा कोई इसका बाद में जब आपको पता चले, जैसे कि फीटल हार्ट रेट नहीं आ रही है, यूएसजी से पता चलता है कि भाई एबॉर्शन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद डीएनसी वगैरह प्रोसीजर करके फिर उसको क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है 27-year-old वुमन इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद स्पॉटिंग पर वजाइना बट नो पेन। Her history revealed 3-month amenorrhea and confirmed pregnancy test after first menstrual period. She is suspected to be a case of abortion. Which type of abortion is suspected likely? चलिए आंसर करिएगा। पूछा गया है, देखिए 27-year-old वुमन है, हॉस्पिटल में एडमिट है, स्पॉटिंग हो रही है, 3 मंथ से प्रेग्नेंट है वो, ठीक है। तो शी सस्पेक्टेड टू केस ऑफ एबॉर्शन, सस्पेक्टेड है। लेकिन यहाँ पे मैंने बताया था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कभी कभी हल्की ब्लीडिंग होती है, लेकिन सर्विक्स क्लोज रहता है, इसलिए एबॉर्शन नहीं होता है, फीटस स्टिल वायबल, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, 3 या 10, एकमात्र ऐसा एबॉर्शन जिसमें स्पॉटिंग होती है, लेकिन कंप्लीट इसमें नहीं कह सकते आपकी एबॉर्शन हो चुका है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थ्रेटेंड एबॉर्शन एक्सेप्ट, कौन सा नहीं होगा, अभी हमने पढ़ा इसमें स्पॉटिंग होती है, सर्वाइकल ओस क्लोज रहती है, फीटस स्टिल वायबल होता है, और इसमें प्रेगनेंसी कंटिन्यूएशन होता है। क्लियर है? तो आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। चलिए आंसर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ वजाइन स्पॉटिंग होती है, माइल्ड वजाइनल ब्लीडिंग होती है, पेन भी माइल्ड होता है, तो ये बातें तो सही है। यूट्रस कॉरेस्पॉन्ड टू पीरियड ऑफ गैस्ट्रेशन होता है, लेकिन सर्विक्स इज ओपन, ये क्लोज होता है सर्विक्स थ्रेटेंड एबॉर्शन में। इनएविटेबल एबॉर्शन जो होता है इसमें सर्विक्स ओपन होता है। क्लियर है? याद रखना, इसमें सर्विक्स क्लोज होता है। नेक्स्ट है bleeding in the first trimester with no uterine contraction or pain and no dilation of cervix indicate, again वही क्वेश्चन, आंसर करिएगा क्या राइट आंसर रहेगा। अब तो आपको थ्रेटेंड एबॉर्शन गलत कर ही नहीं सकते हो, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फटाफट से सब रिवाइज करेंगे। थ्रेटेंड थ्रेटेंड एबॉर्शन, ठीक है। थ्रेटेंड एबॉर्शन जो होता है, सबसे पहली बात इसमें माइल्ड स्पॉटिंग होता है, क्या होता है, माइल्ड स्पॉटिंग होता है परवजाइनली,
दूसरा इसके अंदर याद रखना है माइल्ड पेन होता है, माइल्ड पेन होता है। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स सर्विक्स क्लोज, ठीक है। चौथी चीज है प्रेगनेंसी कंटिन्यू, ठीक है। तो ये कौन सा एबॉर्शन होगा? 3 अटेंड। इनएविटेबल में क्या होता है? सर्विक्स ओपन होता है। कंप्लीट में भी कंप्लीट एबॉर्शन होता है। मिस्ड में डीएनसी वगैरह करना पड़ता है, तो यहाँ पे बी करेक्ट आंसर आपका रहेगा। नेक्स्ट वन, वजाइनल ब्लीडिंग अकर बिफोर 28th वीक ऑफ प्रेगनेंसी इंडिकेट। 28 वीक की प्रेगनेंसी है, वायबिलिटी यानी कि 24 वीक को क्रॉस कर लिया है, ठीक है। तो चलिए आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर रहेगा? वजाइनल ब्लीडिंग अकर बिफोर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। चलिए आंसर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए, सर्विक्स के बारे में कुछ बोला गया नहीं है। इनकम्प्लीट एबॉर्शन नहीं होगा, मिस्ड भी नहीं होगा। यहाँ पे इनएविटेबल में तो ओस ओपन हो जाती है, लेकिन थ्रिएटेंट एबॉर्शन यहाँ पे हम कह सकते हैं इसको 28 वीक के पहले स्पॉटिंग या वजाइनल ब्लीडिंग होती है, जो कि थ्रिएटेंट एबॉर्शन होता है, तो उसमें देखने को मिलता है। लेकिन प्रेगनेंसी से स्टिल कंटिन्यू, ये हमने पढ़ लिया है। बाकी का एबॉर्शन का टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो मॉसबी के एमसीक्यू अगर आपको चाहिए, रिकॉर्डेड क्लासेस तो अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर, एम्स के एक्सपर्ट के द्वारा डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट नॉर्सेट 11 आपका टारगेट है, तो भी क्लासेस के लिए किरोशा एकेडमी को आप फॉलो कर दीजिए। और प्रीवियस ईयर के पेपर भी अवेलेबल है वहां पर। एंड आप 200 ओल्ड पेपर अवेलेबल है नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, तो जल्दी से जाइए और अपना टेस्ट देना शुरू कीजिए। रैशनल के साथ में आपको वो चीज वहां पे मिलेगी, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में आपके पास रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ओबीजी के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और इसी तरह के एमसीक्यू रोज हम लोग पढ़ते हैं, तो रोज क्लासेस को जरूर अटेंड कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड थैंक यू सो मच।